औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सैयद भुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर। 22 लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को इनकम्प्लीट छोड़ा था उसको कंप्लीट करेंगे और देन वी विल मूव टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करेंगे और आज इंशाल्लाह हम ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है इसको कंक्लूड कर देंगे। सो टुडे लेक्चर वी विल कवर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. Again, I will repeat the definition of normalization. Normalization is a process of reduction of redundancies and removal of anomalies. Elimination of anomalies. अच्छा, लास्ट लेक्चर में जहाँ पर बात हो रही थी मैं उसे ही कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। अच्छा देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप किस तरीके से डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले आपने प्राइमरी की को डिटरमिन कर लिया। जो कैंडिडेट की होती हैं बेसिकली अगर आप उसको एक टेबल के अंदर देखें और उसको देख के आप डिपेंडेंसीज क्रिएट करें तो वो हम काम अगली स्लाइड में करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे पास एक सामने आपको डेटा नज़र आ रहा है। हम इस डेटा की बेस पे हम इस स्लाइड के अंदर इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं रिगार्डलेस ऑफ कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या पार्शियल डिपेंडेंसी, हम पहले ये डिटरमिन करते हैं कि क्या इस टेबल के अंदर जो आपके पास प्राइमरी की है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एनॉमलीज एग्जिस्ट करती हैं इस डेटा के अंदर। जब आपके पास एनॉमलीज एग्जिस्ट करती होंगी तो आप डेफिनेटली ये बात समझ लें कि इसके अंदर अब आपके पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर एनॉमलीज ना हो तो फिर आप कहेंगे कि जी उसके अंदर जो है ना पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है, उसके अंदर फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। सो हमने तीनों टाइप्स की एनॉमलीज देखी थी। इंसर्शन एनॉमली क्या देखी थी कि हम इसमें नया एम्प्लॉय नहीं ऐड कर सकते या नया प्रोजेक्ट ऐड नहीं कर सकते जब तक हम एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोजेक्ट को हायर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट ना हो या प्रोजेक्ट के अगेंस्ट को हम एम्प्लॉय हायर ना कर लें। सो ये इंसर्शन एनॉमली थी। डिलीशन एनॉमली कि भाई एक रिकॉर्ड है आपके पास, वैलिड रिकॉर्ड है 103, वो एक प्रोजेक्ट 15 पे काम कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डिलीट होती है तो उसके साथ आपके पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि अपडेशन एनॉमली ये है कि ये 4-5 जगहों पर रिपीट हो रहा है। एक जगह पर हमने इसको चेंज करते दूसरी जगह पर चेंज नहीं हो, डेटा के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं ये लिखूं कि एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर ये दोनों इसके प्राइमरी की हैं, क्या ये एम्प्लॉय का नेम डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नंबर पे? द आंसर इज नो। भाई एम्प्लॉय का नेम डिपेंडेंट है इस पे, किस पे? एम्प्लॉय नंबर पे। ये डिपेंडेंट नहीं है प्रोजेक्ट नंबर पे। यहीं से पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब आप मिनिमम कंडीशन ये देख लें कि आपके पास कोई सा एक नॉन की एट्रीब्यूट, कोई सा एक नॉन की एट्रीब्यूट अगर फुल प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है तो आपके पास वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, आपके पास वो क्या है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो जब आपके पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो आपका रिलेशन सेकंड नंबर फॉर्म में नहीं है। आपको उसको डिटरमिन करना है कि जी इसके अंदर किसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की होगी और आप ये देखेंगे कि जी अब इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है एनॉमलीज भी हैं ड्यू टू कि जी इसके अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो आपको उस टेबल के अंदर सारी की सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं वो सारी डिटरमिन करनी है रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो की है नॉन की है। अब इस डायग्राम जो कि डिपेंडेंसी डायग्राम लिखी हुई है इसमें से अभी आप ये भूल जाएं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। ये मैं आपको आज के लेक्चर में आगे बताता हूँ। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थोड़ा सा मैं बता दूँ। नॉन की पे अगर डिपेंडेंट हो तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, दो नॉन की आपस में जो डिपेंडेंसी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हर चीज़ है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको मैं अगेन समझा दूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है, ए आपके पास एक एट्रीब्यूट है, अगर ये एट्रीब्यूट बी और एट्रीब्यूट सी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है, या हम ये कहेंगे बी सी जो दो एट्रीब्यूट हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंट हैं ऑन ए पे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की है ए और बी, ठीक है, ये दो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये आपके पास सी
डी और ई, ये आपके पास 3 एट्रीब्यूट है। सो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की हो गई और ये आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट हो गए। अगर ये आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि बी सी डी ई जो है वो डिपेंडेंट है बी ए और बी पे, और ये आपके पास एक प्रॉपर फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसको हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंट कहेंगे। अगेन मैं बता दूं, अगर इस तरीके से आपके पास नोटेशन में लिखा हो जो मैंने इस स्क्रीन पे यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंस है। ठीक है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंस। और जब आपके पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंस होगी कंपोजिट पे तो आप कहेंगे इट्स ओके कि हमारे पास अब जो है ये टेबल जो है ये इसके अंदर एनॉमलीज भी नहीं होंगी और ये इसको फर्दर नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इस टेबल के अंदर से जो है वो डिटरमिन करते हैं कौन किस पे फंक्शनल डिपेंडेंट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी उसकी प्रोजेक्ट नेम के साथ है। अब इसको लिखने का यही तरीका होगा जिस तरीके से मैंने ए लिखा, आप प्रोजेक्ट नंबर लिखेंगे, एरो लगाएंगे और प्रोजेक्ट नेम लगाएंगे, तो ये आपके पास एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, और एम्प्लॉय नंबर और आपके पास जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स। ठीक है, ये दूसरी आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये देखें ना, आप अगर इस टेबल को यहाँ से देखते हैं तो आपके पास ये नज़र आएगा कि एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी, एम्प्लॉय नंबर 103 है। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल मैं जो रिपीट हुआ है उसको करता हूँ, 101 है जॉन डेटाबेस डिज़ाइनर, और इसके चार्जिंग आवर फिक्स है। ये देखें ना 105, यहाँ पर वेरिएशन आ रही है, 19 आया, और अगर इसने जब दोबारा काम किया ना, ये 101 ने जब दोबारा काम किया तो 56 आया। सो इट मीन्स कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें कोई वेरिएशन आ रही है। ये देखो ना चार्जिंग। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक फंक्शन एक दूसरे पे फंक्शनल डिपेंडेंट है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूज़ कहीं पर भी चेंज नहीं होंगी। अगर 104 भी आया है तो ये वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरीके से हम ये डिटरमिन करते हैं। 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमिन हो गई। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी डिटरमिन हो गई प्रोजेक्ट की, और दूसरी आपकी डिटरमिन होगी एम्प्लॉयज़ की। अब तीसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है अगर हम वो देखें तो ये देखिए ये एक एट्रीब्यूट रह गया है। अगर मैं इस एट्रीब्यूट को देखूं कि यही 101 आया है, 101 के अगेंस्ट 19 आया है 15 पे। अब 101 जो है जब 25 के साथ आया है तो फिर आया है 56। सो इट मीन्स कि ये जो कंपोजिट की है ना, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो हमने 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल ली। ठीक है, अब ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सी हैं? ये वाली 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अच्छा, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमने एक प्रॉपर सेट बना लिया फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। जो हमने प्रॉपर सेट बनाया फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, हमने उस सेट की बेस पे हमने टेबल्स को डिकम्पोज कर दिया। जो हमने सेट बनाया फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, उसी की ही बेस पे हमने जो है वो, लेकिन अभी इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम इन्हीं 3 को टेबल्स बना लेते हैं। अब आपको मैं नॉर्मलाइजेशन लिखने का तरीका भी समझाता हूँ। ये देखिए, ये अब आप बच्चे गलती करते हैं पेपर में टेबल बना के और उससे स्टूपिड तरीके से लिखते हैं। प्रॉपर लिखने का तरीका ये है। आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी आप पूरे का पूरा टेबल इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इसी टेबल की जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसे लिखता हूं। मैं इसी को ही एडिट कर लेता हूं। मैं इसी को एडिट करके आपको इसकी पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लिख के दिखाता हूं। मैं फॉर एग्जांपल पहले टेबल का नाम दूंगा RECORDS रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये टेबल का नाम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं शुरू करूंगा ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद मैं इसके जितने भी एट्रीब्यूट है ना, सारे के सारे जो भी एट्रीब्यूट है वो मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए और जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं वो आप लोग समझ जाएं। जो रिपीट होंगे मैं उन्हें डिलीट कर लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं समझाने के लिए इसको एक और नई स्लाइड ओपन करके उस पर समझाता हूँ ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो। मैं अगर नई एक स्लाइड ओपन करता हूँ, अच्छा मैं इसके अंदर ये पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को आपने ऐसे टेबल बना के नहीं लिखना,
आपने किस तरीके से लिखना है, ये मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लिख रहा हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर पहला एट्रीब्यूट हो गया आपका प्रोजेक्ट का नंबर, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट का नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग ऑर्स और ऑर्स। अच्छा, अब ये मैंने फॉर्म लिख ली, इसके अंदर मैं जिनको दो को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैंने हाईलाइट किया और उसको हाईलाइट किया, मैं इसका ना कलर एक कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने सारा ब्लैक कर दिया। अब अगर आप देखें तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। ये रिकॉर्ड्स टेबल का नाम हो गया फर्स्ट नंबर फॉर्म में, ये प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग और ऑर्स, ये आपके पास रिलेशन की फॉर्म में मैंने टेबल को लिख लिया। तो अब आप इस तरीके से लिखेंगे। सो ये मैं सेकंड नंबर फॉर्म इसकी जब लिखता हूँ तो ये प्रोजेक्ट पहला टेबल हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम आया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी इसके अंदर ये जो ये वाला टेबल है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट, तो आप इधर से इस टेबल से देख के मुझे बताएं कि जो प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आएंगे। इधर तो आपके पास रिकॉर्ड है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, ठीक है, 21 है। जब हम इसका एक सेपरेट टेबल बना देंगे तो फिर आपके पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो रिटेंडेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। वो जो मैं अपडेशन एनॉमली कह रहा था, वो मैं डिलीशन एनॉमली कह रहा था, वो अब खत्म हो गई। आपके पास इसमें सिर्फ 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। अब ये 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, अब इसकी जो ये देखें ना, ये आपने बना लिया, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर भी यही होगा, जो रिपीट हो रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अगर 22 रिकॉर्ड्स हैं तो इसके अंदर 101 दो दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट आपके पास इसका भी साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये तीसरा टेबल, ये ब्रिजिंग टेबल है। इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर भी फॉरेन की है और एम्प्लॉय नंबर भी फॉरेन की है और चार्जिंग आवर्स। अब इसके अंदर पूरे के पूरे 22 के 22 रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि ये टेबल जो है ये दोनों टेबल्स को ब्रिज कर रहा है, फॉरेन कीज बन रही हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब आप बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन तो कर लेते हैं लेकिन उनको फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क नहीं आता। आप ये देखें कि जो प्राइमरी की पे चीज़ें डिपेंडेंट थी, सिर्फ हमने उनको अलग-अलग किया और हमने ये 3 टेबल्स बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म खत्म हो गया। समरी क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के, टेबल मस्ट बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, इंक्लूड नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। उसके अंदर कोई भी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब मैंने समझा दिया था कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। नो एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन द पोर्शन ऑफ प्राइमरी की, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम जो है वो प्रोजेक्ट नंबर पे डिपेंडेंट था लेकिन वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट नहीं था। मैं अगेन आपको समझा दूं, ये जो प्रोजेक्ट का नेम है ये डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नंबर पे, एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी थी, क्या थी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने यहाँ पर ख़त्म किया। किस तरीके से ख़त्म किया, हमने टेबल्स को डिकम्पोज करके, इस तरीके से हमने उसकी सारी डिपेंडेंसीज डिटर्मिन की और हमने उसको डिकम्पोज कर दिया। अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि नॉन की पे हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम कि जी अब हमारे पास टेबल आ गया, ये प्रोजेक्ट टेबल आ गया, एम्प्लॉय टेबल आ गया, असाइनमेंट टेबल आ गया, ठीक है। अब आपने इन टेबल्स में से देखना है कि कौन कौन से टेबल के अंदर आपके पास एनॉमलीज आ रही हैं। पहला प्रोजेक्ट का टेबल हो गया, उसमें 5 आपकी एंट्रीज हैं। इसके अंदर ना कोई आपकी इंसर्शन एनॉमली है, ना डिलीशन एंड ऑपरेशन है। सो ये टेबल एज इट आपका जो है ना वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो जहाँ पर आपके पास टेबल के अंदर एनॉमलीज खत्म हो जाएंगी, हम कहेंगे हमारी नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया। प्रोजेक्ट का टेबल इट्स ओके हो गया, ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है और इसके अंदर कोई आपका एरर्स नहीं है। अब आपके पास दूसरा टेबल है असाइनमेंट का। असाइनमेंट का भी देखें तो उसके अंदर भी 2 आपके पास प्राइमरी कीज़ हैं और 1 नॉट की है। तो वो जो डेफिनेशन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है और कोई इसमें नॉन की भी नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई नॉमलेज नहीं। हाँ,
ये जो टेबल है ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला गया, सो इट्स ओके। अगर 2 टेबल तो ओके हो गए, एक टेबल ओके नहीं हुआ, वो जो ओके नहीं हुआ वो एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय के अंदर आपके पास जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स है। अब मैं आपको डेटा दोबारा दिखाता हूँ। अब इसके अंदर ये जो टेबल है, आप टेबल ऐसे कंसीडर करें, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स। कुछ अर्से बाद ना मैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ना चार्जिंग आवर्स चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बड़ा आसान है, मैं उसको चेंज कर लूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी जो जॉब क्लास है वो मैं एक नई ऐड कर लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर डेटाबेस डिज़ाइनर नहीं है, डेटाबेस डिज़ाइनर है, मैं कहता हूँ कि जी डेटा वेयर हाउस के लिए मैं जो है ना वो ये डेटा साइंटिस्ट में रखना चाहता हूँ। मैं अभी डेटा साइंटिस्ट रखना चाहता हूँ, इसमें प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर। अभी मैंने एम्प्लॉय कोई हायर नहीं किया, तो मैं क्या ऐसी जॉब क्लास रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब तक मेरे पास एम्प्लॉय नहीं होगा मैं कोई नई जॉब क्लास नहीं रख सकता। तो ये आगे इंसर्शन एनॉमली, मैं नई जॉब क्लास नहीं रख सकता जब तक कि मैं किसी जो है ना वो एम्प्लॉय को हायर ना कर लूँ। तो ये आपके पास एनॉमली आ गई। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आपके पास डिलीशन एनॉमली। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये एक जॉब क्लास है जिसमें एक मेरे पास है DSS एनालिस्ट है, ये है ही एक। मैं अगर इस एम्प्लॉय को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो इस DSS एनालिस्ट की जॉब क्लास ही ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी डिलीशन एनॉमली होगी। अपडेशन एनॉमली, मेरे पास इस उसके अंदर ये 106 और 107 दोनों प्रोग्रामर हैं। मैं प्रोग्रामर की जो क्लास है इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि या इसके चार्जिंग आवर्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मुझे मल्टीपल जगहों पर जाके इसके चार्जिंग आवर्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो तीनों टाइप्स की नॉर्मलीज इस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। किस टेबल में? ये वाला टेबल जो है आपके पास, ये वाला टेबल एम्प्लॉय के अंदर तीनों टाइप की नॉर्मलीज एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पेपर में मैं ये कह देता हूँ कि नॉर्मलाइज भी करें और साथ एग्जाम्पल से उसकी नॉर्मलीज भी निकालें। तो मैंने अभी आपको तीनों नॉर्मलीज निकाल के दिखाई है, इंसर्शन भी, अपडेशन भी और डिलीशन नॉर्मली भी निकाल के दिखाई है। सो अब आपके पास जो टेबल आ रहा है तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर एक टेबल के अंदर नॉर्मलीज एग्जिस्ट करती हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। अ रिलेशन, मैंने आपको अभी बता चुका हूं कि टेबल और रिलेशन ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं। अ रिलेशन इज इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अब ये एक नई चीज आ गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? अ फंक्शनल डिपेंडेंसीज between two non-key attributes in a relation. A functional dependency is between two non-key attributes. अब ये जो functional dependency है between two non-key attribute है, all the attributes are determined only by the candidate key and not by the non-key attribute। तो वो primary key जो है उसी से determine हो, लेकिन जब वो non-key से determine होंगे तो हम कहेंगे ये आपका relation third normal form में नहीं है। जब वो third normal form में नहीं है तो उसके अंदर anomalies हैं। So उन anomalies को हमने अब remove करना है। हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया, ये आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है कि भाई जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो क्या करो, जॉब क्लास को ऊपर रखो, नीचे जॉब का एक नया टेबल बनाओ, उसके अंदर जो है ना ये आप जो है जॉब क्लास का इस तरीके से जो है वो चार्जिंग आवर्स के साथ ऐड करके ये फॉरेन की हो गई और ये आपकी प्राइमरी के। सो इस तरीके से आपके पास ये टेबल, प्रोजेक्ट का टेबल वैसे का वैसे बना आपका, असाइनमेंट का टेबल भी वैसे का वैसे आया, एम्प्लॉय के टेबल को आपने फर्दर 2 टेबल्स में डिकम्पोज कर दिया। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं फर्स्ट नंबर फॉर्म में हमारे पास एक टेबल था, सेकंड नंबर फॉर्म में हमारे पास 3 टेबल्स थे और थर्ड नंबर फॉर्म में हमारे पास 4 टेबल है। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा टेबल, ये बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रही है। अब अगर आप इस को देखें तो आपको फर्दर इस टेबल को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जितनी भी जो एबनॉर्मलिटीज़ थी सारी की सारी हमने ख़त्म कर दी, एनॉमलीज ख़त्म कर दी, रिटेंडेंसीज को मैक्सिमम लेवल पे हमने ख़त्म कर दिया। जो थोड़ी बहुत रिटेंडेंसी फॉरेन की रहती है उसको हम ख़त्म नहीं करते, हमारे पास ये जो ना कंट्रोल लेवल में आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं ये इसमें नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एनॉमलीज नहीं है। सो हमने अब इस जो हमारे पास ये वाला टेबल था हमने इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो बिल्कुल जो है ना अब हमारा टेबल जो है वो
क्लियरली जो है ना इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गया। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल है आपके पास बुक नंबर, पैटर्न, एड्रेस, ड्यू डेट। कैंडिडेट की जो है वो बुक नंबर है, पैटर्न और एड्रेस जो है कि आपस में नॉन की है, नॉन की के साथ डिपेंडेंट आ रहा है। तो किया क्या, हमने पैटर्न और एड्रेस को लेदर टेबल बना दिया और वही पैटर्न ये वाला ये हमने यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ कर लिया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास एक होम असाइनमेंट है। इस हफ्ते का जो ये लेक्चर था उसके अंदर ये आपके पास होम असाइनमेंट हो गई। इस होम असाइनमेंट के अंदर आपने इस टेबल की नॉर्मलाइजेशन करनी है। अब इसको आपने नॉर्मलाइज करके इस टेबल को फिर आपने जो है ना अपने क्लास के टीचर को दिखाना है और वो आपको इसके बारे में गाइड करेगा। अब अगले लेक्चर का प्लान तो मेरा ये है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक और लेक्चर आपको रिकॉर्ड करूँगा जिसके अंदर डीनॉर्मलाइजेशन और इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर मैं आज के लेक्चर को नॉर्मलाइजेशन को पूरा कंसाइज करूँ तो वो मैं भूल गया, वो मैं कर लेता हूँ। सो हमने ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एनॉमलीज, ठीक है, सॉरी रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी एंड रिमूवल ऑफ एनॉमलीज, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें सारी की सारी इसमें देखी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हमने देखा, सेकंड को देखा, थर्ड को देखा। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट दी बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म और आपको जो है वो फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी मैं आपको अभी इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, BCNF इसको कहते हैं। तो BCNF का मतलब ये है कि a relation in which every determinant is a candidate की, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर जो है आपके पास क्या नाम है अपना एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट आईडी और एडवाइज़र का, और एडवाइज़र और मेजर का टेबल है, दोनों के अंदर हर एट्रीब्यूट जो है वो आपका कैंडिडेट की है। तो हम जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उतने नंबर ऑफ टेबल बना लेंगे। ये एक स्पेशल केस होता है बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म का। उसके बाद आपके पास है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती है। अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर एट लीस्ट 3 एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल A, B, C in a relation, and for each value there is a well defined set of values B and well defined set of values for C, but the set of values B or C are independent of C। तो ये आपके पास है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके पास होती है जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है, रिलेशन दैट हैज जॉइंट डिपेंडेंसी कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 और मोर रिलेशन सच दैट द रिजल्टिंग टेबल कैन बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म द ओरिजिनल टेबल। ये आपके पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। A relation is in a fifth normal form if and only if there is a fourth normal form and does not have the joint dependency। और आपके पास डोमेन की नॉर्मल फॉर्म है। A relation is in domain की नॉर्मल फॉर्म if and only if every constraint on the relation is logical consequence of the key constraint and domain constraint। अच्छा ये जो चीज़ें हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की और डोमेन की नॉर्मल फॉर्म की, ये आपके पास जो है ना डिफरेंट लिटरेचर में अवेलेबल है। आप इसको देख लें। अगर आपको इसकी कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो तो अपने सेशन के अंदर आप इसको डिस्कस कर लें। तब तक के लिए बच्चों इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।